भाई बीजेपी के साथ भले ही जेडीयू के पूरी टीम है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर बीजेपी मुख्यमंत्री का नाम लेते ही यहाँ वहाँ क्यों देखने लग जाती है? क्यों किसी एक नाम पर, या ये भी कहा जाए कि नीतीश कुमार के नाम पर मोहर क्यों नहीं लगाती है? ये क्यों लगातार कहा जा रहा है कि भाई परिणाम आने के बाद किसी एक नाम पर मोहर लगाएंगे और जितने भी दल हैं बैठकर कोई नेता को चुनेंगे? यानी बिहार में विधानसभा चुनाव और उस चुनाव के मतदान से लेकर मतगणना के बीच चंद दिनों का ही वक्त बचा है, लेकिन एक तरफ महागठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए अलायंस में जिस तरीके से पशोपेश की स्थिति देखने को मिल रही है मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कि आखिरकार सीएम कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये माथापच्ची अभी भी ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि पहले चरण का जो नामांकन था वो दाखिल हो चुका है और तमाम राजनेता जो हैं इस वक्त अपनी कमर कस चुके हैं। बड़े बड़े राजनेता एनडीए गठबंधन की तरफ से चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं, लेकिन आखिरकार सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या एनडीए गठबंधन को बिहार में एक बार फिर से सरकार बनाने का मौका मिला तो क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो कि 2020 में जेडीयू से बड़ा राजनीतिक दल बनकर आई थी, यानी कि बिहार में सीटों के लिहाज से देखा जाए तो आरजेडी के बाद बीजेपी की वो पोजीशन थी जिसमें उन्होंने सर्वाधिक सीटें जीती हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार की कुर्सी पर क्या वाकई खतरा मंडरा रहा है? दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता, या यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी के समर्थित विधायक, हालांकि निर्दलीय सांसद के रूप में जाने जाते हैं, पप्पू यादव, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी ही नीतीश कुमार को सम्मान दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद यदि उन्हें सरकार बनाने का मौका मिला तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है और इस सवाल पर बवाल भी है कि आखिरकार नीतीश कुमार के साथ बिहार में क्या वाकई कोई बड़ा खेल होने जा रहा है, और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये पप्पू यादव का बयान कि बीजेपी क्लियर कर चुकी है इस चीज को कि नीतीश कुमार को आगे आने वाले वक्त में सीएम फेस के तौर पर साथ लेकर के नहीं चलना है, तो नीतीश कुमार की क्या इस वक्त थॉट प्रोसेस होगी? क्या वो चुनाव की रणनीति बना रहे होंगे? क्या एनडीए के साथ ही रहेंगे या फिर एक बार फिर से मूव कर सकते हैं? देखिए दिनेश, अगर हम नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, बिहार की बात करें, तो जाहिर बात है कि बिहार में इस समय जो राजनीति दिखाई पड़ती है उसमें ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के साथ में एनडीए चलना तो चाहता है, लेकिन आखिर वो चलेगा कहाँ तक? क्योंकि जब परिणाम सामने आ जाएंगे और उस स्थिति में अगर देखा जाए कि अगर जेडीयू के पास में सीटें जरा सी भी अगर बीजेपी के मुकाबले कम आई तो क्या बीजेपी इस बार चाहेगी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने? क्योंकि बारंबार ये बात कही जा रही है कि भाई बीजेपी के साथ भले ही जेडीयू के पूरी टीम है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर बीजेपी मुख्यमंत्री का नाम लेते ही यहाँ वहाँ क्यों देखने लग जाती है? क्यों किसी एक नाम पर, या ये भी कहा जाए कि नीतीश कुमार के नाम पर मोहर क्यों नहीं लगाती है? ये क्यों लगातार कहा जा रहा है कि भाई परिणाम आने के बाद किसी एक नाम पर मोहर लगाएंगे और जितने भी दल हैं बैठकर कोई नेता को चुनेंगे? यानी कि अभी से आप देख, गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया ना, जाहिर बात है, और तमाम नेताओं ने ये बात कही, चिराग पासवान ने भी ये बात कही कि भाई जो गृह मंत्री जी बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि भाई चुनाव होने के बाद बैठेंगे, बातचीत करेंगे, यानी कि तमाम चीजों का मूल्यांकन होगा। और यहाँ पर नीतीश कुमार जो कुमार है अगर वो कसौटी पर खड़े नहीं उतरते हैं तो जाहिर बात मानकर चलिए कि उनका नाम मुख्यमंत्री की जो रेस है उसमें छटता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ से क्या बीजेपी अपना कोई नाम सामने लेकर आएगी जिसमें सम्राट चौधरी का जिक्र हो जाता है, जिसमें विजय सिन्हा का जिक्र हो जाता है, कई दफा गिरिराज सिंह के बारे में भी चर्चा चलने लगती है? तो क्या बीजेपी इस माइंडसेट के साथ में जा रही है कि अगर किसी भी तरह से उनके पास ज्यादा सीटों का आंकड़ा आ जाता है पहले की तरह तो इस बार नीतीश कुमार की छुट्टी कर दें? क्योंकि पप्पू यादव का ये कहना कि भाई कांग्रेस पार्टी ही उनको सम्मान दे सकती है, ये भी अपने आप में कई तरह की बातों को कहीं ना कहीं सामने रखता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अभी तक तेजस्वी यादव को एज ए मुख्यमंत्री का जो चेहरा होता है उसके तौर पर कह सकते हैं अंतिम मोहर नहीं लगाई गई है। तो अभी समीकरण कई बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। वैसे में जेडीयू कहां पर खड़ी होगी चुनावों के बाद में, कांग्रेस पार्टी कहां पर खड़ी होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि नीतीश कुमार की जो खामोशी है वो कई तरह के सवाल अब खड़े करती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, कई सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष के नेता, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि अचेत अवस्था में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार अब उनसे संभल नहीं रहा है। पिछले 20 सालों की जो सत्ता का लगातार जो सफर तय करते हुए आए हैं नीतीश कुमार,
अब बिहार परिवर्तन के रास्ते पर चलता हुआ नजर आएगा। अमन जी, जिस तरीके से महागठबंधन में भी ये देखने को मिल रहा है कि करीब 6 से 8 ऐसी सीटें हैं जहां सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के या अन्य जो उनके सहयोगी दल हैं वो आमने सामने नजर आ रहे हैं। ये कितना बड़ा एक झटका हो सकता है महागठबंधन के लिए, और यदि ऐसा हुआ तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव क्या एक मंच पर आकर बिहार के वोट बैंक को यहां पर साध पाएंगे? क्योंकि पप्पू यादव लगातार कह रहे हैं कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग हुआ है, वो सही तरीके से नहीं हुआ है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है दिनेश की, अगर हम 2-4 महीने पहले की बात करते हैं या 2-3 महीने पहले की भी आप जाकर देखिए, राहुल गांधी लगातार बिहार के दौरे करते हुए नजर आ रहे थे और एक जिस तरह यात्रा दिखाई पड़ती है जहां पर तेजस्वी और राहुल गांधी दोनों साथ साथ दिखाई देते हैं, यानी कि बिहार के अंदर एक अलग तरह का माहौल वहां पर जो है बनता हुआ दिखाई पड़ता है। और कई जो राजनीति के जानकार हैं वो अपने तमाम आंकड़े निकालकर सामने रखते हैं कि भाई इस बार महागठबंधन के पास में तकरीबन 140 से 50 के बीच में सीटें आ रही हैं। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि लगातार जिस तरह से राहुल गांधी बिहार से नदारद रहे हैं, तेजस्वी यादव ने भी वो वैसा प्रचार प्रसार नहीं किया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। तो ये तमाम सारे फैक्टर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि क्या आपस का जो तालमेल था वो यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखाई पड़ा। और साथ में जो आपने बात कही है कि एक जो 4-5 सीटें हैं जिसपे दोनों ही दल अपने अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, ये भी अपने आप में पशुपेश की स्थिति बनाता है कि भाई आखिर जब साथ में सहमति हो गई, गठबंधन हो गया, तो आखिर ये जो फ्रेंडली मुकाबला है ये भी आखिर क्यों खेला जा रहा है। इस पे भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि भाई जब आपका आपस में सीट को लेकर जो कह सकते हैं कि तमाम समझौते हैं वो यहाँ पर हो गए, तो आखिर इस तरह की बात करके आप अपने ही गठबंधन को, अपनी ही पार्टियों को, अपने ही प्रत्याशियों को कमजोर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल अपने प्रत्याशियों को कमजोर कर सकते हैं, और ये फैसले जो हैं ये बिहार में विधानसभा चुनाव के तर्ज पर देखा जाए तो महागठबंधन के लिए भारी पड़ते हुए नजर आ सकते हैं। अमन जी, आखिरी सवाल रहेगा और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं ये पूछना इसलिए चाहता हूं क्योंकि लगातार प्रशांत किशोर जो हैं वो एक ऐसा माहौल बनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए कि उनकी नाक के नीचे 70-80 हजार करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, जो CAG की रिपोर्ट सामने आई उसमें खुलासा हुआ है। अब प्रशांत किशोर की क्या स्थिति देखते हैं, क्योंकि लगातार वो बयान दे रहे हैं कि या तो हमारी पार्टी 10 से नीचे रहेगी, 150 के पार जाएगी, यानी कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड उन्होंने खुद के लिए बना ली है कि यदि कम से कम 5 सीटें आई तो वो खुद ये कहें कि जी हम खुद ये मान रहे थे कि या तो 10 से नीचे रहेंगी, या फिर सरकार बनाने की पोजीशन में पहुंचे तो ये कहे कि जनसुराज का बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, कुछ घंटों से देखा जाए तो प्रशांत किशोर शांत नजर आ रहे हैं। उनकी यहाँ पर ये खामोशी क्या दर्शाती है? देखिए दिनेश, अगर हम शुरुआत से देखें तो लगातार बिहार के अंदर घूम घूम कर अपनी पार्टी को और अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कह सकते हैं प्रशांत किशोर ने किया। लेकिन चुनाव के एन वक्त आकर जिस तरह की खामोशी उनकी तरफ से दिखाई पड़ती है उसको लेकर भी काफी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर पहले की तरह का जो कह सकते हैं तेज तर्रारपना उनको नजर आता था, आखिर वो क्यों नजर नहीं आ रहा। और साथ में महत्वपूर्ण बात है कि और भी दिनेश निकल कर सामने आती है कि पहले राघोपुर से चुनाव लड़ने की बात किया करते थे या ये भी कहते थे कि बिहार चुनाव में उनकी पार्टी मजबूत होकर लड़ेगी, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बारी आती है खुद ही पीछे हटते हुए दिखाई पड़ते हैं। और ये तमाम जो बातें वो ये बताती हैं कि क्या यहाँ से अब प्रशांत किशोर जिस उम्मीद के साथ में बिहार चुनाव में उतरे थे, क्या उनको अब लगने लग गया है कि उनकी जो प्रेडिक्शन थी, उनका जो आकलन था, कहीं ना कहीं वो गलत साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि उन्होंने कई दफा ये बात कही है कि अगर बिहार के अंदर में 140 सीटें भी जीता तो ये मैं अपनी जीत नहीं बल्कि हार मानूंगा। अब जरा सोचिए, बहुमत का आंकड़ा 122-23 के आसपास है, लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर उनको 140 सीटें भी आती हैं और उसको भी वो अपनी हार मानेंगे, तो क्या अब वो अपनी हार कहीं ना कहीं स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं? ये भी अपने आप में सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तेज तरारपने के साथ में वो मैदान में उतरे थे वो कहीं ना कहीं अब उनके पार्टी के अंदर से, उनके अंदर से भी गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, वो धार, वो रफ्तार, वो एक अंदाज जो प्रशांत किशोर ने इस बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले अख्तियार किया था, एक जिस तरीके का माहौल बनाने का अपने पक्ष में प्रयास किया था, यूथ वोट बैंक को जोड़ने का प्रयास किया था, वो लगातार कहीं ना कहीं कुंद पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये कुंद पड़ती हुई उनकी जो तैयारियां हैं, या क्या बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज के यहाँ पर जिस तरीके के चुनावी कैंपेन में एक बड़ा यहाँ पर मुश्किलें खड़ा कर देंगी, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इस सारी डिस्कशन में हमने चर्चा की कि आखिरकार क्या नीतीश कुमार अपना दल फिर से बदल सकते हैं, महागठबंधन को क्या सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर जो सिर फुटा हुआ दिखाई दे रही है उस पर कितना यहाँ पर नुकसान हो सकता है, और प्रशांत किशोर
जिस तरीके का अंदाज अभी उनका दिखाई दे रहा है, शांत स्वभाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां पर चुनाव के नजदीक आते आते एक इस तरीके का चुनावी अभियान शुरू होना चाहिए था, वहां पर प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।